नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के ऊर्जावान नेतृत्व में गुजरात विकास के पथ पर गतिशील रहेगा। मुख्यमंत्री ने गुजरात के नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी हर स्तर से कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी के सांसदों की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा सांसदों की होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में होने जा रही भाजपा के सांसदों और शीर्ष नेताओं की बैठक के बारे में कहा कि मौजूदा वक्त में लोकसभा चल रही है। आपको बता दें कि ऐसे में प्रदेश के तमाम सामयिक मुद्दों पर सांसदों से बातचीत होगी। इस बातचीत में प्रदेश के जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों का निष्कर्ष निकाला जाएगा। देखिए, एक प्रकार से रूटीन मीटिंग होती है। जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो अपने सांसदों से अपने क्षेत्र के जो विषय निकल कर आते हैं उन विषयों को रखने का, तो हमारे पास जो पूरा प्रदेश से जो विषय निकल गया उनको पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, उन पर जो विषय चर्चा के रूप में आ जाए। इन विषयों पर चर्चा होगी और सांसद गण भी किन किन विषयों को कार्य सूची में वो रखे हुए हैं उस पर थोड़ी एक चर्चा होती है। उस चर्चा के वो राज्य के विकास के लिए और ख़ास तौर पर मैं कह सकता हूँ भारत सरकार का जो योगदान है वो योगदान और अच्छी संख्या में हमको प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं उसकी वैधानिक प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट। तो और लोकसभा के अंदर सारे विषय राज्य के हित में आए, विषयों के संबंध में बैठक हर वर्ष होती है। जब भी लोग आगामी चुनावों के लिए बीजेपी अब डोर टू डोर नहीं, डोर टू हाउस मिशन में काम करेगी। पार्टी ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि जिसके लिए सभी पदाधिकारियों से तैयारी में जुटने का आह्वान किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने 2 दिवसीय दौरे में सभी प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला सह प्रभारी, प्रवक्ता, मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक कर निर्देश दिए हैं। पार्टी 15 तारीख से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनता के समक्ष जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हम लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास हमारा कार्यक्रम रहता है। अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ है गुजरात का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 51% से अधिक मत प्राप्त किया है। उसी का लक्ष्य मानकर उत्तराखंड राज्य के भी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में, चाहे नगर पालिकाओं के हों, नगर पंचायत हों, नगर निगम हों और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, हम सब कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करेंगे। परिवारों के साथ में संपर्क रहेगा, प्रवास रहेगा और अपनी केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाओं को उनसे साझा करेंगे। और जो लाभार्थी हैं जिन्होंने कुछ न कुछ लाभ सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से लिया है, उनको सम्मानित भी करेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास भी करेंगे। तो ऐसा अपना कार्यक्रम है जो लगातार चलने वाला है। अपनी पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भविष्य में आए हैं, उनकी चर्चा हुई है और हम सब मिलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, प्रवास और संपर्क के साथ में आगे बढ़ेंगे और 51% के लक्ष्य को हासिल करेंगे। देखिए, समय समय पर पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, संवाद, समन्वय, संपर्क रहता है। पार्टी अपने विधायकों के साथ में भी बैठती है, सांसदों के साथ भी बैठती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे जो आने वाले जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों में सबकी सहभागिता हो और सभी लोग मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर प्रवास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनके साथ साझा करने हैं, क्योंकि लोकसभा में जो चल रही है, अभी लोकसभा चल रही है, उसके तहत सभी सांसद उसमें व्यस्त रहें, इसलिए दिल्ली में उनका बैठना हो रहा है। यहाँ की बैठक में वो लोग नहीं आ पाए थे लोकसभा के कारण, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। उत्तराखंड के हाई प्रोफाइल अंकिता मर्डर केस में पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। इसके लिए सभी सबूत साक्ष्य पुलिस के द्वारा जुटा लिए गए हैं।
एडीजी बी मुरुगेसन का कहना है कि अंकिता मर्डर केस में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। आरोपियों की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट भी चार्जशीट में भेजी जाएगी। साथ ही एडीजी का कहना है कि हत्याकांड से जुड़े मामले में पर्याप्त साक्ष्य पुलिस के पास आ चुके हैं, लिहाजा अब पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि डिजिटल साक्ष्य को लेकर पुलिस लगातार काम करती रहेगी। अभी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कुछ तथ्य हैं उनके लिए पेंडिंग रहेगी, लेकिन हम चार्जशीट जल्द ही 3-4 दिन के अंदर हम फाइल करेंगे। आज नार्को टेस्ट का भी, कोर्ट का भी आज हियरिंग है, तो 3-4 दिन लगेंगे और एक चार्जशीट फाइल करेंगे। देखिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन है ना, तो वो उस पर और भी थोड़ा वक्त लग सकता है, डिजिटल एविडेंस वगैरह और भी एनालिसिस होगा। लेकिन हमारा एक मान्यता रहता है कि जब अक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है मर्डर केसेस पे, तो वो 90 डेज़ के अंदर, जो अरेस्ट हुए उस दिन से 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट करना अनिवार्य होता है। तो वो उसी लिहाज में हमने इनके जो भी अभी तक जो एविडेंस आ गया है वो बहुत पर्याप्त है, वो हमने फाइल करेंगे। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा, तो वो फिर बाद में जो नार्को होगा या लाइट डिटेक्शन होगा उसका भी रिपोर्ट्स आएगी, वो फिर हमने फाइनल। देहरादून पुलिस लाइन में डीआईजी गढ़वाल कर्ण सिंह नगनियाल ने क्राइम मीटिंग ली, जिसमें एसएसपी दलीप सिंह कुंवर समेत एसपी सिटी सरिता डोभाल, एसपी क्राइम और एएसपी देहात मौजूद रहे। गढ़वाल डीआईजी ने देहरादून में बढ़ रहे अपराध पर लगाम लगाने को लेकर सीओ और थानाध्यक्षों को खास निर्देश दिए हैं। साथ ही थाना और चौकी इंचार्जों द्वारा फोन न उठाने पर संबंधित इंचार्ज और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की बात कही गई है। सबसे पहले काफी समय से हमारा जो है अपराध गोष्ठी जनपद में हो नहीं पाया था, तो इसी परिप्रेक्ष्य में रखा गया था कि जो वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। जो भी अपराधी है उनमें इनाम, यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे तो उसमें इनाम रखने की कार्रवाई, यदि इनाम कम है तो इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए, ताकि उस अपराधी को पकड़ने के लिए लोग जो है मोटिवेट हो सके। इसी तरह से जो गैंगस्टर एक्ट है, स्मैक या ड्रग के प्रकरणों में पकड़े जाते हैं, जिन्होंने अपनी अवैध संपत्तियां अर्जित की है, उन लोगों की चिन्हीकरण की कार्रवाई करें और उनकी संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई उसके सुसंगत धाराओं में दी गई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई करें, ताकि इसमें कानून का। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही मेयर सुनील उनियाल गामा, प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में यह पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। जगह जगह गोष्ठियां की जा रही हैं ताकि स्वास्थ्य के प्रति सभी को जागरूक किया जा सके। से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो अभी भी हाथ खाली है। देखिए, ऐसा है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई भी जांच अगर होती है और अगर जांच से कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उससे आगे की जांच की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि इन 8 महीनों में हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। आप देख रहे होंगे कि अब 800 से ज़्यादा एएनएम की भर्ती हो रही है, वो वर्षवार हो रही है। दवा जलाने के मामले को गंभीर मानते हैं। हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में नर्स से चले जाए तो लगभग 2800 नर्सों की भर्ती भी की जा रही है। हर हॉस्पिटल में डॉक्टर देने का काम हम लोगों ने कर दिया है। अब वार्ड वाइड की जहाँ जहाँ कमी थी वो भी अब सरकार लगभग 2000 वार्ड वाइड के पद जो है सर्जन करके जो है वार्ड वाइड भेज रही है। अगर कहीं जैसे भगवानपुर की बात आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप में मैं भी उसको दिखा लूँगा कि घटना क्या हुई है, और अगर ऐसा होगा।
खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां नगर पालिका द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है और नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पार्कों की दुर्गति की जा रही है। बता दें कि अब्दुल हमीद की याद में एक पार्क बनाया गया था, लेकिन आज उस पार्क की दुर्गति होती नजर आ रही है। पार्क सिर्फ गाड़ियों के पार्किंग की जगह और पशुओं के बैठने की जगह बनती नजर आ रही है। कई बार मीटिंग में इस पार्क के सौंदर्यीकरण कराने की बात भी कही गई थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है। बीजेपी के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जो पार्क बनाए जाते हैं वो उपयोग के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोग उसमें घूम सकें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर पालिका इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रही है। 91-92 में उस पार्क का निर्माण हुआ था अब्दुल कलाम पार्क के नाम से। 2-4 साल उसको ठीक रखा गया, उसमें फुलवाड़ी भी हुई, उसमें बच्चों के खेलने के कई चीज़ें लगी हुई थी, बच्चे खेलने में जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन कुछ समय बाद 3-4 साल बाद वो पार्क की लोहा भी बिक गया, फुलवाड़ी भी ख़त्म हो गई और उत्तराखंड बनने से पहले उसको बेकार कर दिया गया। उत्तराखंड बनने के बाद कई बार उस विषय को अवगत कराया गया नगर पालिका परिषद को, लेकिन जितनी बार भी जो भी चेयरमैन बना उसने उसको साइड बस्ते में रख दिया, उस पर ध्यान नहीं। मीटिंग में कहा कि पार्क का सौंदर्य कराओ, लेकिन वो कराने के लिए तैयारी नहीं होते। करते हैं शिकायत, पूरा समाज शिकायत करता है, लेकिन ये नहीं कर पाते ना। चेयरमैन यो नहीं सुन पाते हैं। होगी अगली कार्रवाई ये होगी कि डीएम के पास जाएंगे हम, आईडीएम के पास। पार्क बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और लोग उसमें विचरण कर सकें, बैठें, कुछ वृद्ध लोग आपस में बातें कर सकें, तो एक कम्युनिटी के लिए होता है। पर बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी गंभीरता को नगर पालिका नहीं समझ रही और उस पार्क को जो सार्वजनिक उपयोग के लिए होना चाहिए था वो निजी उपयोग के लिए उसका लोग उपयोग कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे कब्जा हो जाना है, तो ये बड़ा गलत है। और मैं तो चाहूँगा कि उसको ठीक से डेवलप किया जाए, उसका सौंदर्यीकरण हो और हमसे जो भी मदद होगी हम भी। ये नगर पालिका के चेयरमैन थे मुख्तियार अहमद जी, उनके कार्यकाल में अब्दुल हमीद पार्क बनाया गया था और बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन उसकी आज जर्जर हालत के लिए नगर पालिका प्रशासन उसके पूरी तरह दोषी है। मेरे द्वारा भी बीच बीच में नगर पालिका बोर्ड में बैठक में जाकर उसको प्रस्ताव को रखा गया। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो पूर्व चेयरमैन मुख्तियार के पुत्र हैं, उन्होंने भी लिखित में दिया कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। मेरा भी द्वारा प्रयास हुआ, मैंने भी उसमें कई बार पेड़ लगवाए हैं, जो उसमें 5 पेड़ खड़े भी हैं, वो मेरे द्वारा लगवाए गए थे लगभग 8 से 10 साल पहले। मेरा प्रयास था कि पार्क डेवलप हो, लेकिन नगर पालिका उधर सुध नहीं ले रही। उसमें पशु बांधते हैं मोहल्ले के लोग और कूड़ा करके डालते हैं, जबकि वहाँ के लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको गंदगी से दिक्कत होती है। लेकिन इसके लिए नगर पालिका बिल्कुल मूक दर्शक बनी बैठी है, चेयरमैन पर्सन हो या ईओ कोई भी। गोरखा राइफल के पूर्व सैनिकों ने यूनिट का 9वां स्थापना और दूसरा परमवीर चक्र दिवस धूमधाम से मनाया। इस दौरान परमवीर चक्र के विजेता कैप्टन GS सलारिया को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धासुमन अर्पित की। इस दौरान नमो नारायण थापा ने बताया कि यूनिट 21 दिसंबर 1959 को GR की स्थापना लेफ्टिनेंट कर्नल SS मैत्रा के मार्गदर्शन में, आपको बता दें कि कलेमेंट टाउन देहरादून में हुई। यूनिट ने सून पीस कीपिंग ऑपरेशन कांगो में 1961 से 1962 तक सराहनीय काम किया है। मैं ब्रिगेडियर सुधीर सक्सेना हूँ। सर, आज ये जो कार्यक्रम देखा आपने, इसका मेन मोटिव क्या है और मेन विषय क्या है? आज हम लोग अपना रेजिंग डे मना रहे हैं और हम अपना PVC डे मना रहे हैं। आज ही के दिन हम लोग ने दोनों दिन कंबाइन करने की कोशिश करी है। 5 दिसंबर 1961 में हमको परमवीर चक्र हमारे यूनिट में उस ऑपरेशन के दौरान हमें मिला था कैप्टन GS सलारिया का, और 21 दिसंबर उसी साल हम लोग, उससे 1 साल पहले हम लोग की पलटन तीसरी बार रेज हुई थी। ये हर साल मनाया जाता है जी। नहीं, अलग अलग जगह पे जैसे जगह की उपलब्धता होती है उस हिसाब से होता है, लेकिन ये मनाया जाता है हम लोग। ये सारा हम लोग जो
सर्विंग और रिटायर्ड उस यूनिट से संबंधित लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठे होकर उस दिन। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।